एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। आज की इस वीडियो से मैं आप लोगों के लिए सीटेट दिसंबर 2021 की तैयारी को ध्यान में रखते हुए सीटेट परीक्षा के पेपर 2 में पूछे जाने वाला एक महत्वपूर्ण विषय जो कि सामाजिक अध्ययन है, जिसे हम एसएसटी के नाम से जानते हैं, इसका मैं आप लोगों के साथ भूगोल शुरू करने जा रही हूँ, जो कि आप लोगों को एनसीईआरटी की किताबों से तैयार करना होता है। क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक की जो किताबें होती है, इनसे हमें भूगोल यानी कि ज्योग्राफी पूछी जाती है। ये इस वीडियो सीरीज का पहला भाग है, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ सौरमंडल में पृथ्वी यानी कि द अर्थ इन द सोलर सिस्टम इस टॉपिक को डिटेल में कवर करूंगी। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो सीटेट की परीक्षा में पेपर 2 में हम लोगों से सामाजिक अध्ययन यानी कि एसएसटी हमसे पूछी जाती है, ये पूरे 60 अंकों की पूछी जाती है। तो देखिए, सीटेट की जो परीक्षा है ये पूरे 150 अंकों की होती है, जिसमें से 60 अंक यहाँ पे हमसे सामाजिक अध्ययन के पूछे जाते हैं। तो एक काफ़ी बड़ा वेटेज माना जाता है, जिसमें जो 40 नंबर होते हैं ये हमारे कंटेंट के होते हैं और ये हमसे एनसीईआरटी की किताबों में से पूछे जाते हैं, जिसके अंदर हम लोगों से यहाँ पे इतिहास, भूगोल और यहाँ पे नागरिक शास्त्र पूछा जाता है, जिसमें हम ये सीरीज जो है ये भूगोल के लिए शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा जो बाकी जो 20 नंबर है वो पैडागॉजी पूछी जाती है, इसकी तैयारी हम अलग से करेंगे। तो चलिए इस पहले पार्ट को जरा डिस्कस करते हैं। और अब आप लोगों के सामने स्लाइड्स दिखेंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे आप लोगों को इमेजेस की मदद से ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है। इसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ जो हिस्ट्री की सीरीज है यानी कि इतिहास की सीरीज है वो भी शुरू की है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करें। अब हम समझने वाले हैं सौरमंडल में पृथ्वी के बारे में, यानी कि अर्थ इन द सोलर सिस्टम। जैसे कि मैंने कहा, ये पार्ट आपको एनसीईआरटी की भूगोल की किताब में मिल जाएगा, यानी कि ज्योग्राफी की बुक में मिल जाएगा। ये उसका पहला पार्ट है, जिसमें हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहले क्या दिखाया गया है कि एक छोटी सी बच्ची है जो कि आसमान की तरफ देख रही है, और वो यहाँ पे एक चीज नोटिस करती है कि किसी दिन उसे चंद्रमा पूरा दिखाई पड़ता है और किसी दिन चंद्रमा दिखता ही नहीं है। तो इसके बारे में हमें यहाँ पे बता रखा है कि जिस दिन हमें पूरा चंद्रमा दिखाई देता है उसे हम फुल मून डे के नाम से जानते हैं, जिसे हम पूर्णिमा भी बोलते हैं। इसके अलावा जिस दिन हमें चंद्रमा दिखाई ही नहीं पड़ता उसको हम न्यू मून डे के नाम से जानते हैं, और इसे हम अमावस्या की रात भी बोलते हैं। इसके बाद अगर हम इस पाठ में आगे बढ़ें तो हम लोगों को यहाँ पे खगोलीय पिंड के बारे में बता रखा है, जो कि होती है हमारी सेलेस्टियल बॉडी। देखिए, आप आसमान की तरफ देखते हैं और आसमान में दिखने वाली जो भी आपके ऑब्जेक्ट होती हैं, जो भी आपकी वस्तु होती हैं, उन सभी चीज़ों को हम खगोलीय पिंड बोलते हैं। तो देखिए, जो सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, और वे सभी चीज़ें जो रात के समय में हमें आसमान में चमकती हुई दिखाई पड़ती हैं, उन सभी को हम क्या कहेंगे? उन सभी को हम खगोलीय पिंड कहेंगे। यहाँ पे हमें बता रखा है कि जो सेलेस्टियल बॉडी होती है, कोई भी आपके नेचुरल ऑब्जेक्ट हो सकता है जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर हमें दिखाई पड़े, जिसमें हमारे एग्जाम्पल आ जाएगा सन, मून, स्टार, प्लैनेट। ये सभी आपके खगोलीय पिंड यानी कि सेलेस्टियल बॉडी कहलाती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे हमें यहाँ पे बता रखा है जो खगोलीय पिंड होते हैं, जो सेलेस्टियल बॉडी होती है, वो दो अलग अलग तरीके की हैं। कुछ ऐसी खगोलीय पिंड होती हैं जो कि आसमान में चमकती हैं, जिनके पास खुद की ऊष्मा होती है, खुद का प्रकाश होता है। यानी कि कुछ ऐसी बॉडी होती हैं जो कि लाइट एमिटिंग होती हैं, जिनके पास खुद की लाइट सोर्स हो, उनको हम लाइट एमिटिंग बॉडी बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण के लिए लिया हुआ है तारा यानी कि स्टार्स। पर कुछ ऐसी खगोलीय पिंड होती हैं, कुछ ऐसे सेलेस्टियल बॉडी होती हैं जिनके पास खुद की ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता, यानी कि ये नॉन लाइट एमिटिंग होती हैं, इनके पास खुद का कोई लाइट सोर्स नहीं होता। ये भी हमारे आसमान में, आकाश में होती है, जिसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है ग्रह यानी कि प्लैनेट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम समझेंगे नक्षत्र मंडल के बारे में, जिसे हम कॉन्स्टलेशन के नाम से जानते हैं। ये हमने आसमान में आमतौर से देखा होगा कि जो स्टार्स होते हैं यानी कि जो तारे होते हैं, वो जब हमारे आसमान में चमकते हैं तो हम लोगों ने देखा है कि तारों का अगर हम ऐसा एक समूह ले लें जो कि हमें एक आकृति यहाँ पे बना के दे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो उष्मा मेजर जो है यहाँ पे बनाया गया है, किस तरीके से यहाँ पे बनता है। तारों के समूह को ही हम यहाँ पे नक्षत्र मंडल कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे बता रखा है कि रात्रि में आसमान की ओर जब हम देखते हैं
और तो हमें विभिन्न विभिन्न प्रकार की आकृतियां दिखाई पड़ती हैं तारों की मदद से, और इन्हीं को ही हम कॉन्स्टलेशन या फिर आप कह लीजिए नक्षत्र मंडल के नाम से जानते हैं। अब हम आगे समझने वाले हैं। कुछ नोट के पॉइंट आप यहाँ पे देखिए। यहाँ पर हमें एक छोटी सी बच्ची दिखा रखी है जो कि आसमान की तरफ देख रही है, और जिस तारे को सबसे ऊपर देख रही है उसका नाम यहाँ पे ध्रुव तारा बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राचीन समय में जब लोग रात्रि के समय में कभी भी दिशा निर्धारण करते थे, यानी कि कभी भी उन्हें दिशा देखनी होती थी, डायरेक्शन का पता करना होता था, तो वो क्या करते थे, वो उत्तरी तारे से उत्तर दिशा का पता लगाते थे। और किस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक नक्षत्र मंडल बन रहा है, जैसे कि अभी हमने देखा इसके जो आखिरी 2 तारे हैं, ये 2 तारे से आगे बढ़ता हुआ एक ही इकलौता तारा आपको अलग से जो दिखेगा वो हमारा ध्रुव तारा कहलाता है। और ये ध्रुव तारा हमें उत्तर दिशा के बारे में बताता है। यहाँ पे उत्तर दिशा के बारे में बताने वाले इस तारे को हम ध्रुव तारे के नाम से जानते हैं। और ऐसे दिशा का पता प्राचीन काल में लगाया जाता था, खास करके रात्रि के समय में। अब देखिए आगे अगर हम समझें तो आगे हम लोगों को जो इस पार्ट में हम लोगों को देखना है, जैसे कि हमने देखा था हमें सौरमंडल में पृथ्वी के बारे में देखना है। तो सौरमंडल तो समझना होगा कि सौरमंडल क्या है। तो देखिए सौरमंडल को हम इंग्लिश में सोलर सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब इसका नाम सौरमंडल ही क्यों पड़ा? तो देखिए सौर जो शब्द है, ये शब्द किससे संबंधित है? ये इसका अर्थ है सूर्य से संबंधित, यानी कि ऐसी जितनी भी चीजें होंगी जो सूर्य से संबंधित होंगी और सूर्य के आसपास होंगी, वो सभी हमारी सौर मंडल के अंदर कहलाएंगी, यानी कि सोलर सिस्टम का पार्ट कहलाएंगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक इमेज लगाया हुआ है। इस इमेज को आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे केंद्र में क्या दिखा रखा है? केंद्र में यहाँ पे सूर्य दिखा रखा है, और सूर्य के आसपास जो है जो अलग अलग ग्रह होते हैं वो यहाँ पे परिक्रमा कर रहे हैं, अलग अलग प्लैनेट जो है यहाँ पे उसके अराउंड घूम रहे हैं। तो इसके बारे में हमें बता रखा है कि सौर शब्द का अर्थ क्या है? जो सूर्य से संबंधित हो, जो सूर्य के आसपास की चीजें हों, उन सबको हम सौर मंडल के अंदर रखेंगे, उन सबको हम सोलर सिस्टम के अंदर रखेंगे। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें सौरमंडल के बारे में और डीप में यहाँ पे बता रखा है कि सौरमंडल में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो सूर्य है, इसके अलावा 8 अलग अलग ग्रह है जिसको हम प्लैनेट भी बोलते हैं, इसके अलावा उपग्रह है जिसको हम सैटेलाइट बोलते हैं, इसके अलावा कुछ खगोलीय पिंड और भी हैं जैसे कि एस्टेरॉइड हो गए, इसके अलावा उल्का पिंड यानी कि मीटेरॉइड्स हो गए। इन सब चीज़ों से ही हमारा सौरमंडल बना हुआ है। तो देखिए आज के इस पार्ट में मैं आप लोगों को ये बाकी प्लैनेट तो बाकी ग्रह के बारे में तो डिटेल में नहीं बताऊंगी। इसमें मैं आप लोगों को पृथ्वी के बारे में बताने वाली हूँ, क्योंकि हम सौरमंडल के अंदर पृथ्वी के बारे में इस चैप्टर में देखने वाले हैं। अब अगर हम आगे बढ़ें तो आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें सूरज के आसपास घूम रही है तो हमें सूरज के बारे में यहाँ पे पता होना चाहिए, सूर्य के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बता रखा है कि सूर्य क्या है। सूर्य जो होता है वो सौरमंडल का केंद्र माना जाता है, यानी कि उसके बीचों बीच है। और यहाँ पे बता रखा है कि ये अत्यधिक गर्म होता है और गर्म गैसों से ये बना होता है, तभी तो ये इतना बड़ा लाइट सोर्स माना जाता है। और अगर हम देखें तो जो सूर्य से पृथ्वी तक अगर हम देखें कि कितनी दूरी है, तो यहाँ पे बता रखा है कि 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है सूर्य और पृथ्वी की। ये यहाँ पे लगभग दूरी हमें बताई गई है। इसके अगर आगे हम बढ़ें तो यहाँ पे हमें बता रखा है, एक इमेज आपको ये एनसीईआरटी की किताब के अंदर मिल जाएगा। इस एनसीईआरटी की किताब के अंदर जो हमें ये बता रखा है, ये हमें किस चीज़ के बारे में बता रखा है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, ये हमें ग्रहों के बारे में बता रखा है, ये हमें प्लैनेट के बारे में बता रखा है। और इनके नाम को याद करने की ट्रिक है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। ये देखिए इसमें यहाँ पे पिंक कलर कर रखे हैं। एम से आपका हो गया मरकरी, वी से आपका हो गया वीनस, ई से आपका हो गया अर्थ, एम से आपका हो गया आपका मार्स, जे से हो गया जुपिटर, एस से हो गया सैटर्न, यू से हो गया यूरेनस और एन से हो गया यहाँ पे नेपट्यून। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को सारे के सारे ग्रह बता रखे हैं, वो भी सूर्य से दूरी के अनुसार। ये आगे पीछे करके नहीं बता रखे हैं, सूर्य से जो ग्रह जितना दूर है उसके अनुसार हमें ये बता रखा है।
अब आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लोगों को इनके नाम बता रखे हैं और यहाँ पे बता रखा है कि सूर्य के दूरी के अनुसार इनके नाम यहाँ पे लिखे गए हैं। मरकरी को हम बुध के नाम से जानते हैं, वीनस को हम शुक्र के नाम से जानते हैं, पृथ्वी जो होता है हमारा अर्थ है, मंगल जो होता है वो हमारा मार्स है, जो जुपिटर होता है इसको हम बृहस्पति के नाम से जानते हैं, सैटर्न जो है ये शनि के नाम से जाना जाता है, यूरेनस जो है ये यूरेनस के नाम से जाना जाता है और नेपट्यून को भी नेपट्यून ही बोलते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा कि हम लोगों को पृथ्वी के बारे में अच्छे से यहाँ पे देखना है। यहाँ पे हमें नोट के कुछ और पॉइंट भी बता रखे हैं, जैसे कि अगर हम सूर्य से देखें तो सबसे जो नज़दीक का ग्रह है वो कौन सा है, वो है बुध यानी कि मरकरी। और ये अपने कक्ष में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में सिर्फ और सिर्फ 88 दिन का ही समय लेता है। तो देखिए सबसे कम समय में चक्कर लगा लेता है क्योंकि सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। इसके अलावा यहाँ पे शुक्र के बारे में बता रखा है। शुक्र जो है जिसे हम वीनस बोलते हैं, वीनस जो है ये हमारी पृथ्वी का यानी कि अर्थ का ये हमारा जुड़वा ग्रह माना जाता है, ट्विन प्लैनेट माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग हमारी पृथ्वी के समान है, पर यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, ये हम लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखें तो 2006 में की बात यहाँ पे बताई गई है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने हमें ये बताया कि एक और ग्रह है जिसको हम प्लूटो के नाम से जानते हैं, जिसे ड्वार्फ प्लैनेट का नाम दिया गया। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि सौर मंडल में, सोलर सिस्टम में ड्वार्फ प्लैनेट कौन सा है, तो ये है प्लूटो, जो कि 2006 के बाद ये जानने में आया था। इसके अलावा यहाँ पे 3 अलग अलग शब्द लिखे गए हैं जिसको आपको यहाँ पे सही से समझना है, और ये तीनों शब्द किससे बने हैं? ये तीनों शब्द जियो से बने हैं। तो देखिए पहले में यहाँ पे लिया है जियोलॉजी। अगर देखिए जियो के साथ लॉजी शब्द जोड़ दिया तो इसका मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन, यानी कि हम अर्थ की स्टडी कर रहे हैं। इसके अलावा अगर जियो के साथ मेट्री शब्द हमने जोड़ दिया तो ये हो गया यहाँ पे पृथ्वी का मापन यानी कि मेजरमेंट। जो जियोमेट्री वर्ड है ये हम गणित में भी प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जियोइंट वर्ड जो है, जियो के साथ आइंड वर्ड अगर हम जोड़ दें तो ये यहाँ पे बताता है हमारे पृथ्वी के आकार का अनुरूप। तो देखिए यहाँ पे आकार के बारे में, यहाँ पे शेप के बारे में यहाँ पे बताया जाता है डिटेल में। और ये चीज़ हम लोगों को जो आपकी एनसीईआरटी बुक है क्लास 6 की ज्योग्राफी की, उसमें हम लोगों को डू यू नोट साइड में जैसे बॉक्स वगैरह दिए जाते हैं उसमें ये बताया गया था। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे आगे बढ़ें तो यहाँ पे हम लोगों को पृथ्वी के बारे में बता रखा है। जैसे कि मैंने कहा हमें यहाँ पे पृथ्वी के बारे में देखना है, बाकी जो ग्रह हैं मैं आप लोगों के साथ अलग से डिस्कस करूँगी। तो देखिए यहाँ पे बता रखा है कि अगर हम सूर्य से दूरी के अनुसार देखें तो ये हमारा तीसरा ग्रह माना जाता है, और अगर हम आकार के अनुसार देखें तो ये ग्रहों में 5वें नंबर पे आता है। और अगर इसको देखें तो ये अपने ध्रुवों से क्या है, चपटा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि यही कारण है कि इसके आकार को भूभाग भी कहते हैं, क्योंकि उसके ध्रुवों से चपटा हुआ है, इसलिए इसे भूभाग भी कहा जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है कि जो सूर्य का प्रकाश है उसकी गति लगभग कितनी होती है अगर उसे सूर्य से पृथ्वी तक आना है। तो देखिए यहाँ पे बता रखा है कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड का इसका स्पीड होती है, इसकी गति होती है। और साथ ही साथ ये कितने समय में पहुँचता है, तो इसको सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट का समय लग जाता है। जो सूर्य का प्रकाश होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। अब देखिए आगे यहाँ पे हम लोगों को पृथ्वी के बारे में और भी चीज़ें बता रखी है कि अगर जीवन के अनुसार देखें तो यहाँ पे जो जीवन की परिस्थितियाँ हैं वो यहाँ पे अनुकूल है, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो पृथ्वी में जो कि हम लोगों को जीवन देती है, जैसे कि हवा हो गया, पानी हो गया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अंतरिक्ष से अगर हम पृथ्वी को देखें तो इसे हम नीले ग्रह के नाम से जानते हैं। और नीला रंग का क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि इसका जो 2/3 भाग है, 2/3 सतह जो होता है वो हमारी पृथ्वी का वो पानी से ढका हुआ है, इसीलिए हमारी पृथ्वी को नीले ग्रह के नाम से भी, ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अगर हम आगे देखें तो हमें यहाँ पे चंद्रमा के बारे में भी देखना है। अब आप कहेंगे कि हम तो बाकी ग्रहों के बारे में नहीं देख रहे, हमें चंद्रमा के बारे में क्यों देखना है? क्योंकि चंद्रमा यानी कि मून जो है ये यहाँ पे पृथ्वी का इकलौता उपग्रह माना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारी पृथ्वी का इकलौता जो उपग्रह है, इकलौता जो सैटेलाइट है वो क्या है? चंद्रमा है। इसके बाद यहाँ पे बता रखा है कि अगर हम चंद्रमा के यहाँ पे डायमीटर की बात करें तो ये पृथ्वी से यहाँ पे 1/4 केवल 1/4 होता है।
और जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन का समय लगाता है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे जीवन की जो परिस्थितियाँ हैं वो अनुकूल नहीं है, क्योंकि ना यहाँ पे पानी पाया जाता है और ना यहाँ पे वायु पाई जाती है। और चंद्रमा की जो एक पिक्चर हमारी एनसीईआरटी में दी गई है, ये मैंने साइड में यहाँ पे लगाया हुआ है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे हमें क्षुद्र ग्रह के बारे में भी पता होना चाहिए, जिसे हम एस्टेरॉइड के नाम से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे बता रखा है कि तारों, ग्रह एवं उपग्रह के अतिरिक्त, यानी कि स्टार हो गए, प्लैनेट हो गए और जो हमारे सैटेलाइट हो गए, उसके अलावा भी कुछ ऐसे हमारे छोटे पिंड यानी कि टाइनी बॉडी होती हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इन्हें हम क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉइड के नाम से जानते हैं। आपने देखा भी होगा, अगर आपने सौरमंडल की जो पिक्चर है वो देखी है तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को बताया गया है कि ये छोटे छोटे वाइट कलर के दाने जैसे हमें दिखाई देते हैं, जो कि मंगल यानी कि मार्स और बृहस्पति यानी कि जुपिटर के बीच में घूम रही होती है। ये एक पट्टी टाइप की बनाई गई है। आप सोलर सिस्टम की इमेज देख सकते हैं जिसमें आपको ये एस्टेरॉइड दिख जाएंगे। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो आगे हम लोगों को यहाँ पे उल्का पिंड यानी कि मेटेरॉइड्स के बारे में बता रखा है। मेटेरॉइड्स को हम शूटिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं, जिससे हम लोगों ने एक तरीके की कहावत सुनी है कि हम अगर विश मांग ले तो हमारी जो विश है वो पूरी हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे बता रखा है कि सूर्य के चारों ओर ये भी चक्कर लगाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उल्का पिंड कहलाते हैं। और साथ ही साथ ये गर्म गैस का गोला होता है जो कई बार टूट के गिर जाता है। उसका कुछ टुकड़ा अगर टूट के गिर जाए तो हमारी जो पृथ्वी है इसके सतह पे भी ये आ जाता है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो आगे इस पार्ट में हम लोगों को आकाश गंगा के बारे में बता रखा है, जो कि मिल्की वे गैलेक्सी है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को ये बता रखा है जो हमारा सौर मंडल है वो किसका भाग है, जो हमारा सोलर सिस्टम है वो किसका भाग है। तो हमें पता होना चाहिए ये आकाश गंगा का भाग है। अब आकाश गंगा क्यों बोला गया मिल्की वे गैलेक्सी को? तो प्राचीन समय में ये माना जाता था कि आकाश में एक नदी बह रही है और वो दिखने में भी कुछ नदी जैसा ही लगता था। इस तरीके से सफ़ेद सफ़ेद लाइन जो है तो वो थोड़ा थोड़ा आगे को मूव कर रही होती थी। तो प्राचीन काल में इसे आकाश गंगा का नाम दिया गया, आकाश में बहने वाली नदी। और जो हमारा सोलर सिस्टम है, जो हमारा सौर मंडल है, वो किसका भाग है? वो मिल्की वे गैलेक्सी का भाग है। हम कौन सी गैलेक्सी में रहते हैं? तो हम मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे हमें पृथ्वी के समय के बारे में बता रखा है। जैसे कि हमें पता है कि ग्रीनविच से जो है वो समय सबका पता चलता है। तो यहाँ पे बता रखा है कि भारत क्या है, भारत ग्रीनविच के पूर्व में है। और कितने पूर्व में है यहाँ पे हमें बता रखा है। इसके अलावा अगर ग्रीनविच के समय के अनुसार देखें तो भारत का जो समय है वो 5 घंटे और 30 मिनट यानी कि 5.5 घंटे आगे को चलता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये सीरीज़ आप लोगों को पसंद आई होगी और मैंने ये फास्ट आप लोगों के साथ कवर करने की कोशिश की है ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम भी ना लगे और आप लोग अच्छी तरीके से इन सब चीज़ों को समझ भी लें। साथ ही साथ मैंने आप लोगों के साथ हिस्ट्री यानी कि इतिहास की भी सीरीज स्टार्ट की थी, जिसका 2 पार्ट मैं आप लोगों के साथ पोस्ट कर चुकी हूँ। आप लोगों को प्लेलिस्ट सेक्शन में ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आप लोग कंफ्यूज मत होइए, आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, आपको हर विषय की अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी और हर विषय की अलग अलग तैयारी हो रही है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।